जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। आपका इंग्लिश का एग्जाम ओवर हो चुका है। जैसा भी हुआ है दोस्तों, अच्छा हुआ है ग्रेट, नहीं भी हुआ है उसको भूल जाएंगे, है ना। अब इंग्लिश के एग्जाम्स के बारे में ज़्यादा हमको नहीं सोचना है, और स्पेशली आपको कभी भी अपना पेपर डिस्कस नहीं करना है किसी के भी साथ कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। बेटा जितने भी बन रहे होंगे सीबीएसई से आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। और काफ़ी बार जितने आप सोचते हो उससे ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, राइट। जितने मैंने सोचे थे उससे ज़्यादा ही मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए थे। तो इंग्लिश का जैसा भी एग्जाम हुआ है आप उसको इवेल्युएट तो वैसे भी नहीं कर सकते हो। आप क्या लिख कर आए हो, राइटिंग में कितने मार्क्स मिलेंगे उसको भूल जाने का, ठीक है। अच्छा नहीं हुआ आपको लग रहा है, कोई बात नहीं दोस्त, उसकी वजह से नेक्स्ट एग्जाम पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। यस और नो। अब जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है, हो सकता है आपका मैथ्स का हो, फिजिकल एजुकेशन का हो, जिसका भी हो, काफ़ी छुट्टियां हैं उसमें, राइट। तो इन छुट्टियों में हमको थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स बहुत बाद में है। मार्च एंड 31 मार्च को आपका अकाउंट्स का एग्जाम है। तो अगर हम अकाउंट्स नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, राइट। सो मैं आपको इस टाइम पीरियड में क्या क्या करवाने वाला हूँ, थ्योरी पूरी करवा दूंगा मैं आपको, तीनों बुक्स की थ्योरी हो जाएगी। सेकेंडली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और आखिरी 5 दिन में क्या करेंगे उसकी प्लानिंग हम बाद में करेंगे। आज क्या करने वाले हैं सर, आज हम पूरी पार्टनरशिप की थ्योरी करने वाले हैं। पार्टनरशिप पूरी मतलब फंडामेंटल से लेकर डिसोल्यूशन, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं, जिसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, राइट, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, एनसीईआरटी, टीएसडी के सब मैंने इस पीडीएफ में आपके कवर कर लिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक जगह कंपाइल कर लिए। तो फटाफट से आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आओ फटाफट से देखो देखो देखो, जल्दी देखो सर। सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, सबसे पहले क्या है सर, जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है ना। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहाँ गिवन है आपको, सेक्शन 4 में। यस, क्या हमको सेक्शंस याद करने हैं, कुछ कुछ बेटा आप पढ़ लेना, है ना। आएंगे भी तो आपके एमसीक्यूज में आएंगे, तो अगर आपने रीड कर रखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये वो था, राइट। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर पढ़ लोगे तो उस टाइम आपको याद आ जाएगा, इनकेस अगर कोई क्वेश्चन आता भी है। सेक्शन 4 में आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। सर डेफिनेशन क्या है ये सब बच्चों को पता है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन हम अपनी क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, सेक्शन 4, बस इतना ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट सर, सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको पता है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग नहीं होते हैं सर, दोनों एक ही होते हैं। उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती है, बिल्कुल नहीं मानी जाती है। फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जब हम अकाउंटिंग करते हैं, फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव हम पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को, सर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को अलग मानते हैं, लेकिन फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हम पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को अलग नहीं मानते हैं, एक ही मानते हैं। और ये एक रीजन है कि यहाँ पे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। सर क्या होती है, अनलिमिटेड ना। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है सर, अनलिमिटेड का मतलब होता है कि इन केस अगर पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे नहीं है, बिजनेस में आपके पास पैसे नहीं है अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स यूज करने पड़ेंगे, प्राइवेट एसेट्स यूज करने पड़ेंगे फर्म की लाइबिलिटी पे करने के लिए। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्कुल करेक्ट। पार्टनरशिप क्या है सर, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं माने जाते, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है सर, अनलिमिटेड होती है, करेक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन भी दिया था, क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 464। सेक्शन 464 में क्या लिखा है, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर इसमें बेसिकली लिखा क्या हुआ है, इस सेक्शन में कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दी है। क्या पावर दी है कि आप पार्टनरशिप फर्म के नंबर ऑफ मेंबर्स डिसाइड कर सकते हो। किसने पावर दी है सर, सेक्शन 464 ने। अच्छा ठीक है, नाउ यहां पे लिखा हुआ है कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पावर देते हैं, लेकिन कभी भी वो पार्टनर 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली आपके सेक्शन में क्या लिखा है, सेक्शन में लिखा है कि यस सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली है टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बट इन एनी केस इट कैन नॉट बी मोर देन 100। तो 100 वाली जो बात है वो आपके सेक्शन 464 में लिखी है, ठीक है। 464 में क्या लिखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप डिसाइड कर सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, लेकिन 100 से ऊपर नहीं, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एट प्रेजेंट कितना डिसाइड कर रखा है सर, नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। तो अगर आपसे देखो दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। पहला कि सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 100, क्योंकि 464 में क्या बोला है कि 100 से ऊपर नहीं हो सकते। अगर आपसे पूछा गया कि अभी बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने बोले हैं, 50।
अभी उन्होंने 50 बोले हैं, अच्छा ठीक है, वो चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं लेकिन 100 से ऊपर नहीं कर सकते। सेकंड, आपको पता ही है कि सर एग्रीमेंट जो है ओरल और रिटन दोनों ही हो सकता है, ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 5 है, ये आपके पिछले साल जो सीबीएसई का आपका एग्जाम हुआ था, बोर्ड्स का एग्जाम हुआ था, उसका पहला क्वेश्चन था सर, क्या था कि जो आपकी पार्टनरशिप डीड होती है, अगर आपको पार्टनरशिप डीड बनवानी होती है, हाँ, क्या हम उसको चेंज करवा सकते हैं? मान लो सर आपने पार्टनरशिप डीड बनवा ली, अच्छा ठीक है, अब उसमें अगर आपको कुछ ऑल्टरेशन करवाना है, कुछ चेंजेस करवाने, तो क्या हो सकते हैं? हाँ जी हो सकते हैं, कैन बी ऑल्टर्ड, लेकिन कब? जब सारे पार्टनर्स का कंसेंट होगा, है ना। अगर आपको अपने पार्टनरशिप डीड का क्या करना है, कुछ चेंजेस करवाने हैं, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी चेंजेस करवाने हैं, तो आपको क्या करना होगा, उसको करवा सकते हो, लेकिन सारे पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो सर, देखो जो आपकी पार्टनरशिप डीड है सर, ये प्रॉपरली बनी होनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। अब प्रॉपरली का मतलब क्या है, कहां लिखा है प्रॉपरली बनी होनी चाहिए? एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टैंप एक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार फर्स्ट एमसीक्यू था, पहला एमसीक्यू, ठीक है, बहुत सारे बच्चों गलत हो गया, राइट। तो पिछली बार इस पे किसी ने ध्यान दिया ही नहीं था, ऑनेस्टली मैंने भी नहीं दिया था, राइट, ठीक है। और सीबीएसई ने एनसीईआरटी की एक लाइन उठा के एमसीक्यू पूछ लिया था, तो इस बार मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ी है और जो जो मुझे लगा कि बन सकता है क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। सर क्या लिखा है यहाँ पे? द डीड शुड बी प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टैंप एक्ट। तो हमारा एक स्टैंप एक्ट है, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना, बस इतना ध्यान रखो, एक स्टैंप एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको पार्टनरशिप डीड कैसे बनानी है, हाँ, और उसको आपको रजिस्टर करवाना होता है, किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, है ना। वहां पे जाके वो आपके सिग्नेचर वगैरह जो सब होंगे, वहां पे जाके उसका रजिस्ट्रेशन होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, हाँ जी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा गया है, देखो क्या प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी है? क्या सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, मिलना चाहिए। लेकिन 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 क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर लॉस शेयर से एग्जेम्प्ट हो जाए, कि उसको लॉस का शेयर ना मिले? हाँ सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी है, लेकिन लॉस का शेयर मैंडेटरी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। देखो क्या लिखा है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू शेयर द लॉसेस। आपको पता है माइनर पार्टनर लॉसेस को शेयर नहीं करता, अगर किसी को आपने गारंटी दे रखी है वो लॉसेस को शेयर नहीं करता, तो लॉस शेयर मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है ना। आपको पता है कि सर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में कैसा रिश्ता होता है? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। कौन सा रिश्ता होता है सर? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, जो हमने पढ़ा था एक पॉइंट म्यूचुअल एजेंसी का। तो क्या बोलता है वो कि अगर कोई पार्टनर कुछ भी काम कर रहा है तो सर वो बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे कर रहा है, वो पूरी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कर रहा है, हाँ। तो ये कौन सा रिश्ता है? ये प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता है। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास एसर्शन और रीजन में आ सकता है कि मुझे बताओ अगर 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 सर अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो क्या होगा? बेटा वो पार्टनरशिप फर्म ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ये देखो ये देखो ये देखो, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। देखो, रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज सो इंपॉर्टेंट दैट वन कैन से दैट देयर वुड बी नो पार्टनरशिप इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट। भाई अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो इसका मतलब पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप फर्म है इसका मतलब पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता है। अगर कहीं पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता नहीं है तो वो पार्टनरशिप फर्म ही नहीं कहलाई जाएगी। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट है भाई, राइट। आ जाओ नेक्स्ट सर। उसके बाद आपको पता है आपसे पूछेंगे माइनर पार्टनर बन सकता है? हाँ जी सर माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, मतलब उसको लॉस का शेयर नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट का ही शेयर मिलेगा। अच्छा ठीक है। देन आपको पता है सर एक एलएलपी है। एलएलपी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप की जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो वो कहीं ना कहीं पार्टनर्स को बहुत परेशान करती है कि भाई अगर पार्टनरशिप फर्म डूब गई तो पार्टनरशिप फर्म डूब गई तो हम भी डूब जाएंगे। हाँ सर हम भी डूब जाएंगे। उसके लिए एक और आपका कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके लिए एक्ट बना है 2008। अब ध्यान रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। एलएलपी कौन सा है? 2008। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर एलएलपी है तो एलएलपी पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, राइट। अच्छा देखो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू एलएलपी। तो जो चीजें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी है वो एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं होती। एलएलपी के लिए एक अलग से कानून बना हुआ है, उसकी बातें मानी जाएगी। एलएलपी एक्ट 2008। अच्छा ठीक है, बस इतना आपको समझना है। देन 10th प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैंने एक मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिया था कि अगर
पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा? नहीं सर, नहीं, गलत है सर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन तब एप्लीकेबल होंगे जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं, है ना। अगर जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैंने एक मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, हाँ जी दिया था। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, और ओरल एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है और ओरल एग्रीमेंट है, तो ये वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट भी एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, क्या प्रोविजन है, ध्यान से देखो, सबको पता है, फटाफट से रिवाइज करेंगे। सर अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है या पार्टनरशिप डीड है लेकिन ये बातें उसमें लिखी नहीं हुई है, सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे, सैलरी कमीशन नहीं देंगे, एडमिशन अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो फिर एडमिशन तभी हो सकता है किसी नए पार्टनर का जब सारे पुराने पार्टनर्स कंसेंट देंगे। हाँ, और एक लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज लोन। अब यहाँ पे लोन की जो बात करी गई है वो कौन से लोन की बात करी गई है? जो पार्टनर देता है, किसको? पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा, यस सर, उसकी यहाँ पे बात करी गई है कि देखो लोन गिवन बाय पार्टनर, उस पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने एग्रीमेंट में कोई और रेट लिखवा रखा है वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर कोई भी आपने एग्रीमेंट नहीं कर रखा इसके रिगार्डिंग तो 6% का इंटरेस्ट पार्टनर को हमेशा मिलेगा। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर पार्टनर ने लोन लिया है, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने दिया है और कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? ये इंटरेस्ट वाला प्रोविजन कौन सा एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है? जब पार्टनर लोन देगा। देखो लिखा हुआ मैंने, लोन गिवन बाय पार्टनर। बात समझ में आ गई? ऑल राइट सर, ऑल राइट। उसके बाद आओ फटाफट से नेक्स्ट 11th पॉइंट। सर 11th पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट। सर ये वाला पॉइंट क्या बोलता है कि देखो ये जो अगले 2 पॉइंट है ये अगेन आपकी बुक में लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या है कि अगर पार्टनर कोई भी प्रॉफिट डिराइव करता है सर बिजनेस का नाम यूज करके, बिजनेस के एसेट्स यूज करके, बिजनेस के कोई भी कनेक्शंस यूज करके, कौन सा प्रॉफिट? अपनी जेब में डालने वाला प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट, है ना। इससे एग्जांपल भी दे रखे मैंने। अगर पार्टनर बिजनेस का नाम यूज करके पर्सनल प्रॉफिट गेन कर रहा है, सर ऐसा वो नहीं कर सकता है। जो भी उसने पैसा कमाया है पार्टनरशिप फर्म का नाम यूज करके, एसेट यूज करके, कनेक्शन यूज करके, कुछ भी करके, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म का कुछ भी यूज करके पैसे कमाए हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म में ही जाएंगे पैसे, आप अपनी जेब में नहीं डाल सकते। यस और नो। उसके बाद 12th पॉइंट क्या है? अगर पार्टनर ने मान लो सेम बिजनेस ओपन कर लिया जो वो पार्टनरशिप फर्म में कर रहा है, ऐसा वो नहीं कर सकता। पार्टनरशिप फर्म का कंपटीशन, क्या बोला मैंने, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म के कंपटीशन में वो बिजनेस ओपन नहीं कर सकता। हाँ सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यस और नो। भाई मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, मैं मान लो जूते बेच रहा हूं, हाँ, अब मैं खुद की दुकान थोड़ी खोल लूंगा जूतों की, ये तो गलत हो जाएगा। हाँ सर, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा उसको नहीं करना है। अगर उसने ऐसा किया है तो जो भी उसने अपनी पर्सनल दुकान से पैसा कमाया है वो उसको पार्टनरशिप फर्म को लौटाना पड़ेगा। हाँ जी, लौटाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, बात समझ गए। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 13। ठीक है, ये बेसिकली हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं करना होता, लेकिन एमसीक्यू इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है। जनरली प्रोवाइडेड इन 2 सिचुएशंस। पहला, सर अगर पार्टनर ने इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है लेकिन उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है। मैंने क्या बोला? अगर पार्टनर्स ने इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, 3 पार्टनर है मान लो, सर मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, हम इनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो 1 लाख 1 लाख 1 लाख है, ठीक है, लेकिन तीनों की पीएसआर अलग है, 3:2:1। सर ये तो गलत है। हाँ वही तो, राइट। इस केस में आपको आईओसी देना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। सिमिलरली मान लो आपका पीएसआर सेम है, 1:1:1, लेकिन सर इन्होंने अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो आपको आईओसी देना पड़ता है। तो बेसिकली 2 केस में आईओसी दिया जाता है। पहला, अगर पीएसआर अलग अलग है लेकिन कैपिटल इक्वल कंट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा, सर पीएसआर सेम है ना, पीएसआर सेम है लेकिन कैपिटल अलग अलग कंट्रीब्यूट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जनरली हम आईओसी कब नहीं देते हैं? सर अगर कैपिटल भी सेम कंट्रीब्यूट करी है और पीएसआर भी सेम है तो हमें आईओसी देने की जरूरत नहीं होती है, पार्टनरशिप हमको आईओसी नहीं देना होता। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, राइट। ये आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद रखना है।
ऐसा मत करके आ जाना कि क्वेश्चन में पीएसआर इक्वल है, इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, और क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और आप क्वेश्चन में लिख कर आ रहे हो कि हम तो नहीं दे रहे भाई, ना ना हम क्यों देंगे सर, ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम आईओसी दो सिचुएशन में देते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 14, अगेन आपको पता है कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके होते हैं, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या रहता है सर, क्रेडिट बैलेंस में रहता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, राइट। जो करंट अकाउंट होता है उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शन आती है तो उसका कभी भी नेगेटिव बैलेंस हो ही नहीं सकता, इसलिए हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। करंट अकाउंट का दोनों हो सकता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 15 सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 15 क्या आपको पता है, पार्टनरशिप फॉर्म में 3 टाइप की गारंटी होती है, और गारंटी का एक ऑर्डर है कि पहले इस गारंटी का ट्रीटमेंट होगा, फिर इसका, फिर इसका। अगर एक क्वेश्चन में तीनों गारंटी है तो आपको कैसे ट्रीट करना होगा, सबसे पहले अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को गारंटी दी है, सर क्या दी है, पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को गारंटी दी है, सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट होगा, ऑलराइट। सेकेंडली सर, अगर फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है, पहली पार्टनर ने फर्म को दी है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, जहां पे पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी थी, सबसे पहले ट्रीटमेंट उसका होगा। सेकेंडली किसका ट्रीटमेंट होगा, अगर फर्म ने पार्टनर को दी है, यस और नो, फर्म का मतलब बाकी सारे पार्टनर्स ने मिलकर एक पार्टनर को गारंटी दी है, राइट, तो सेकेंड ट्रीटमेंट इसका होगा। थर्ड, अगर किसी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है, तो ये आपका ऑर्डर है, एमसीक्यू आपके सैंपल पेपर में आया हुआ है सीबीएसई के, राइट। तो ये हमारे 15 पॉइंट्स हो गए पार्टनरशिप फंडामेंटल से, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, राइट। आई होप आपको मजा आया होगा। फटाफट से चलेंगे सेकंड चैप्टर पे, यस सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले गुडविल, आपको पता है गुडविल इनटैंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है वो। इनटैंजिबल मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिक्टिशियस मतलब जो बेकार का एसेट है। अरे गुडविल बहुत काम का एसेट होता है, वो बेकार का एसेट नहीं होता। सेकंड, जो वैल्यूएशन होती है वो सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे गुडविल निकालने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, तो अगर आप 5 प्रोफेशनल्स को खड़ा कर दोगे गुडविल निकालने के लिए, सब अपनी अपनी एजम्पशंस यूज करते हैं, अपना अपना मेथड यूज करते हैं, तो सबकी वैल्यू अलग आती है। ये सुनो, सब्जेक्टिव का मतलब क्या है भाई, आपको गुडविल निकालने के लिए बहुत सारी एजम्पशंस लेनी होती है, तो अलग अलग एजम्पशंस हो सकती है, इसलिए इसको क्या बोला गया, सब्जेक्टिव। एग्जैक्ट नहीं हो सकती किसी की भी वैल्यू कि भाई कुछ भी कर लो यही मेथड आएगा, नहीं, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है ये सुनो, तो सब्जेक्टिव होती है। हाँ जी बिल्कुल, क्या लिखा है, द वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यूअर, ऑल राइट। तो सर ये क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है कि भाई गुडविल का मेथड चूज कैसे होता है। बेटा गुडविल का मेथड चूज होता है स्पेसिफिकली डिसाइडेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, उनको जो मेथड चूज करना होता है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। ऑल राइट, उसके बाद आपको पता है गुडविल के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 AS26, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो चीजें हाईलाइट कर रहा हूं उनको तो जरूर ध्यान रखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में क्या लिखा हुआ है कि 2 टाइप की गुडविल होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब होता है अगर आपने किसी का बिजनेस खरीदा है तो उसके साथ उसकी गुडविल भी खरीदी होगी, हाँ, तो जो पैसे आपने दिए हैं गुडविल खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप पैसे देते हो, आपने कंसिडरेशन पे किया है, हाँ, तो वो आप अपनी बैलेंस शीट में जरूर दिखाते हो। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्योंकि उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी है, आपने किसी को पैसे दिए क्या, नहीं सर, आपने खुद से जनरेट करी है, यस, कोई ट्रांजेक्शन वो कंसिडर नहीं होती, इसलिए वो बैलेंस शीट में नहीं आती है, इतना ध्यान रखेंगे। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो। अगेन ये आपके टीएस और डीके में शायद नहीं है, आपके एनसीईआरटी में। बेटा मैंने पूरी एनसीईआरटी छान ली, देखो आ जाओ क्या लिखा है यहाँ पे कि सर अगर आप बात कर रहे हो किसकी, परचेज गुडविल की, आपने अगर बैलेंस शीट में परचेज गुडविल रिकॉर्ड करी है, हाँ, उसको आपको क्या करना होता है, जितना जल्दी हो सके उसको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, अमोर्टाइज, है ना। जैसे हम फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन बोलते हैं, टैंजिबल एसेट्स में डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इनटैंजिबल में अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। आपको राइट ऑफ करना होता है, हाँ, क्योंकि अगर आपने किसी का बिजनेस खरीदा है, हाँ राइट, उसकी गुडविल खरीदी है, तो उसकी जो आपने गुडविल खरीदी है उसका बेनिफिट आपको ज्यादा टाइम तक नहीं मिलता है, ये सुनो, कभी ना कभी जाके उसका बेनिफिट खत्म हो जाता है, तो वो कह रहा है राइट ऑफ करना होता है। लेकिन अगर मेरी बात सुनो, आप राइट ऑफ कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको दे रखा है, सर कितना, 10 साल। कोई भी बिजनेस अगर आप खरीद रहे हो, कोई भी बिजनेस खरीद रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, सुन लो ध्यान से। सर अगर आप कोई भी बिजनेस खरीद रहे हो, हाँ अच्छा ठीक है,
उसकी लाइफ आप बेसिकली ऐसे समझ लो कि गुडविल की लाइफ, किसी भी बिजनेस के गुडविल की लाइफ 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम 10 साल में आपको राइट ऑफ करना है। क्या लिखा है? शुड बी रिटर्न ऑफ इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। सर 10 साल से ज्यादा तक आपको अपने बैलेंस शीट में गुडविल दिखानी ही नहीं है, उसको अमोर्टाइज करना है। हाँ जी बिल्कुल, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है सर। उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हो तो एवरेज प्रॉफिट मेथड तभी यूज होता है जहां पे आप एक एजम्पशन लेके चलते हो। एवरेज प्रॉफिट मेथड नॉर्मली प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है सर, ये सिर्फ तभी यूज हो सकता है जब आपका नया बिजनेस है। सर क्या है आपका? न्यूबी, यस। और आप किसी पुराने बिजनेस को खरीद रहे हो, आप किसी पुराने बिजनेस को खरीद रहे हो। हाँ, तो जिस बिजनेस को खरीद रहे हो इसको निकालनी पड़ेगी गुडविल। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर ये गुडविल निकाल रहा है, लेट्स से, ठीक है, तो आप कैसे करते हो? आप निकाल लेते हो एवरेज प्रॉफिट से। अगर आप एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालते हो तो इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि जितना भी प्रॉफिट ये पुराने बिजनेस कमा रहा था, जितना भी प्रॉफिट पुराना बिजनेस कमा रहा था, उतना ही प्रॉफिट मैं भी कमाऊंगा। मैं मतलब न्यू बिजनेस। सर मतलब मैं अपने से कुछ नहीं कमाऊंगा, जो वो कमा रहा है, जो भी उसका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, उतना ही प्रॉफिट मैं कमाऊंगा। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से कि भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन। क्या एजम्पशन है? एजम्पशन आपकी ये है दैट अ न्यू बिजनेस विल नॉट बी एबल टू अर्न एनी प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस। ये लाइन आपके बुक में मेंशन है, ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, ध्यान रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, असर्शन रीजन में कुछ भी आ सकता है। आपसे बोल देंगे बताओ ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है कि एवरेज प्रॉफिट में मैं ये मान के चलता हूं कि जो नया बिजनेस है वो खुद से कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा होगा, जो भी वो प्रॉफिट कमाएगा वो किसकी वजह से? जो बिजनेस उसने खरीदा है उसकी वजह से कमाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको पता है कब यूज करना होता है? सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम तब यूज करते हैं जब आपके पास कोई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड हो। या तो प्रॉफिट्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, तभी मैं किसी भी प्रॉफिट्स को वेट दे सकता हूं कि भाई इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। या वो डिक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, अगर ऊपर नीचे चल रहा है तो वेट्स देना बहुत दिक्कत होता है। इसलिए आपको क्या बोला गया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमेशा ट्रेंड में यूज होता है, या तो बिजनेस बढ़ रहा है या बिजनेस गिर रहा है। सही बात है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 21st पॉइंट। ओए होए होए, क्या बोला ये कि देखो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा गुडविल का मेथड बहुत बढ़िया होता है, सर दैट इज सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड से बेटर डिजायरेबल मेथड कौन सा है सर? सुपर प्रॉफिट। क्योंकि सुपर प्रॉफिट बोलता है कि आप गुडविल को वैल्यू करो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के बेसिस पे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था सर? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, जितना आप पैसे कमा रहे हो दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल जो बाकी लोग कमा रहे हैं। तो जो आप एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वही तो आपकी गुडविल है। एग्जैक्टली तो इसलिए सुपर प्रॉफिट बेटर मेथड माना जाता है। हाँ जी बिल्कुल माना जाता है। यस नो, बहुत बढ़िया। तो हमारे हो चुके हैं यहाँ पे 2 चैप्टर समाप्त। हाँ जी बिल्कुल, आपका फंडामेंटल और गुडविल। आई होप आपको आ रहा होगा मजा। फटाफट से चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, आओ फटाफट से। ऑल राइट, सो एडमिशन ऑफ पार्टनर में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ही नहीं। अगर आपने सैंपल पेपर्स करे हैं तो आपने देखा होगा कि एडमिशन से कुछ खास क्वेश्चन बन नहीं सकते, राइट। जो पॉइंट्स मुझे दिखे हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहला है सेक्शन 31 है, इसको ध्यान रखेंगे सर, इसको ध्यान रखेंगे। हाँ जी बेटा, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि सुनो एडमिशन कैसे होता है। अब ये लैंग्वेज बच्चों को समझ में नहीं आती, मैं आपको समझाता हूँ। देखो सर, एडमिशन इस तरीके से होता है कि अगर आपने अपने एग्रीमेंट में ओरल हो या रिटन हो, उसमें एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ भी डिसाइड कर रखा है। ऐसा हो सकता है कि आपने लिखा हो कि सुनो यार, अगर मेजॉरिटी लोग हाँ बोलेंगे तो भाई किसी भी नए इंसान का एडमिशन हो सकता है, कोई भी नया पार्टनर बन सकता है। तो क्योंकि आपने मेजॉरिटी बोल दिया मतलब 50% से ज्यादा, तो अगर आपके पास 10 पार्टनर्स हैं और 6 पार्टनर ने बोल दिया हाँ, तो एडमिशन हो जाएगा। ये आपने अग्री कर रखा है, ये आपने एग्रीमेंट कर रखा है, तो हम एग्रीमेंट की बात मानेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर सारे पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है। हाँ सर, ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 31 में, राइट। देखो क्या लिखा है, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ तो वो माना जाएगा, राइट। अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यूनैनिमसली, मतलब सारे के सारे अग्री करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट की मानेंगे, नहीं तो फिर सारे पार्टनर्स को अग्री करना पड़ेगा। कोई नया पार्टनर आता है तो उसको 2 हक मिलते हैं, सड्डा हक। हाँ जी, तो वो क्या बोलते हैं? सड्डा हक, एथेरक। हाँ जी, कौन से 2 सर? पहला, उसको जो भी फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे उसमें उसको शेयर मिलेगा, बिल्कुल।
अब भाई कितना बढ़िया है, मैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में चले जाऊं, पार्टनरशिप फर्म तो आराम से एस्टैब्लिश हो चुकी है, मैं जाऊंगा अगले साल से मेरे को प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएंगे। नहीं, प्रॉफिट में शेयर के लिए मुझे क्या लाना पड़ता है सर? प्रॉफिट में शेयर के लिए मुझे गुडविल लानी पड़ती है, कि जो तुमने पिछले कुछ सालों में अपनी एक गुडविल बनाई है, रेपुटेशन बनाई है, जिसकी वजह से तुम्हें जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, राइट, उसका शेयर मैं आपको जरूर दूंगा। हाँ जी, तो भाई प्रॉफिट में शेयर के लिए मुझे गुडविल लानी पड़ेगी, और पार्टनरशिप फर्म के पास ऑलरेडी बहुत सारे एसेट्स होंगे, हाँ, तो उनको यूज करने के लिए उनमें शेयर के लिए मुझे क्या लाना पड़ेगा? कैपिटल। भाई पहले से ही क्या कर रखा है, बहुत सारे पार्टनर्स ने अपने एसेट्स ले रखे हैं, बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रखा है, तो अगर मैं जाऊंगा तो मुझे भी कैपिटल लाना पड़ेगा। हाँ, तो दो हक मिलते हैं बिल्कुल, पहला प्रॉफिट का शेयर, उसके लिए गुडविल, और उसका एसेट का शेयर जिसके लिए कैपिटल लाना पड़ता है। एक सिंपल सा पॉइंट है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते, वर्जित है, राइट। सर क्या है, कौन कौन से? सबसे पहले अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, मतलब सर मेंटल कैपेसिटी नहीं है डिसीजंस लेने की, राइट सर, वो पार्टनर नहीं बन सकता है। इनसॉल्वेंट, जो कंगाल हो चुका है सर, उसके पास पैसा पूसा है नहीं, दिवाला निकल चुका है उसका, क्या पार्टनर बनेगा? क्या कैपिटल लेकर आएगा? हाँ सर, उसको तो हम पार्टनर बना ही नहीं सकते हैं। और अगर कोई और इंसान जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई इसको मत बनाना पार्टनर, तो उसको नहीं बना सकते, राइट। ये सिंपल सा है। अब आते हैं रिटायरमेंट और डेथ पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो अभी आ रहे हैं, कौन से सर? रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। ये 3 चैप्टर्स है जिससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल बनते हैं। सबसे पहला सर, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म। सर पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है? क्या एक दिन उसको सपना आया और अगले दिन वो रिटायर हो जाएगा? देखते हैं जरा। सबसे पहले, अगर आपने उसके लिए कोई एग्रीमेंट कर रखा है, मतलब अगर आपने पार्टनरशिप डीड में रिटायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी लिखा हुआ है कि पार्टनर कैसे रिटायर होगा, तो फिर तो हम उसी की बात मानेंगे। अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई कोई भी चाहे जब जा सकता है, मेजॉरिटी लोग जाने देंगे, जो भी लिखा है आपने एग्रीमेंट में, वो माना जाएगा। हाँ सर, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर तो भाई बात सिंपल सी है कि इफ ऑल द पार्टनर्स गिवन कंसेंट, मतलब अगेन सेम बात, अगर आपने एग्रीमेंट कर रखा है, ठीक है, तो एग्रीमेंट की मानेंगे। एग्रीमेंट नहीं कर रखा, फिर तो जब तक आपको सारे पार्टनर्स जाने की अनुमति नहीं देते, आप जा नहीं सकते, है ना। जब तक सारे पार्टनर्स आपको नहीं बोलेंगे अच्छा जाओ, अरे जाओ, नहीं जा सकते हो आप, ठीक है। और बेटा थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपकी पार्टनरशिप कौन सी है? एट विल वाली। एट विल का मतलब मर्जी से आए थे, मर्जी से जाएंगे। सर मर्जी से आया था, मर्जी से जाऊंगा। अच्छा, उसमें क्या होता है? बस पार्टनर को एक रिटर्न नोटिस देना होता है कि बाय बाय टाटा, हाँ, और वो जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पहला सर अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो सारे पार्टनर का कंसेंट जरूरी है। आपने एग्रीमेंट कर रखा है तो फिर तो भाई एग्रीमेंट की मानी जाएगी। और अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल वाली है कि मर्जी से आए थे, मर्जी से जाएंगे, तो नोटिस दो और बाय बाय टाटा। अब ये जो आपका 26th पॉइंट है, ये है बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ओ माय गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। सर अगर पार्टनर रिटायर हो गए तो क्या उसके बाद भी उसकी कोई लाइबिलिटी होगी? सर पार्टनरशिप फर्म से जा चुका है, क्या तब भी आप उसके दरवाजे पे दस्तक दे सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल दे सकते हैं। सर देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। पहला है एक्ट्स डन बिफोर रिटायरमेंट। सर मतलब ये है हमारा पार्टनर का नाम पिंकू सर पार्टनर का नाम पिंकू हो गया रिटायर 31 मार्च 2022 को। हाँ, इसका मतलब क्या है कि भाई 31 मार्च 2022 से पहले वाली जो लाइबिलिटी है, सर इससे पहले जो भी आपने काम करे हैं, इससे पहले वाली जो आपकी क्या है सर लाइबिलिटी, हाँ, उसके लिए वो अभी भी अकाउंटेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि जब वो पार्टनर था तब की लाइबिलिटी है। हाँ, तो उससे उसको छुटकारा मिल सकता क्या? हाँ सर, मिल सकता है। ध्यान से मेरी बात सुनो। नॉर्मली क्या है? नॉर्मली रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल। क्या लिखा हुआ है ये देखो। अरे क्या नोट्स बनाए मैंने, वाह देखो सर, रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म कंडक्टेड बिफोर हिज और हर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले के कामों के लिए वो क्या रहेगा सर? लायबल रहेगा। लेकिन अगर वो चाहता है कि भाई अब मुझे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपका कोई वास्ता नहीं, कुछ नहीं, तो उसको क्या करना होगा? एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा कि भाई मैं जा रहा हूं और मैं इस लाइबिलिटी से मुक्त होना चाहता हूं, फ्री होना चाहता हूं। तो क्या होगा? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लेते हैं कि आपने एक बैंक से लोन ले रखा था। सर ये लाइबिलिटी कौन सी है? बैंक लोन। अच्छा ठीक है, अब बैंक लोन के लिए तो भाई रिटायरिंग पार्टनर लायबल रहेगा, क्योंकि बैंक का लोन हमने पहले लिया था, बिल्कुल लिया था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर वो चाहता है कि भाई अब मेरी कोई भी लायबिलिटी ना रहे, तो वो क्या करेगा? एक एग्रीमेंट बनाएगा। हाँ,
अब उस एग्रीमेंट पे उसको बैंक के सिग्नेचर लेने पड़ेंगे और बाकी सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर लेने पड़ेंगे और खुद सिग्नेचर करने पड़ेंगे। अगर वो ये 3 काम कर लेता है तो फिर वो इस लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्या बोला मैंने, देखो, हाउएवर रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज हो सकता है, हाँ, लेकिन उसको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है उसके साथ, जो बाकी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में उनके साथ, और खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। बिल्कुल सही, तो वो डिस्चार्ज हो सकता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। सर 31 मार्च 2022 को वो रिटायर हुआ, हाँ, क्या इसके बाद जो भी पार्टनरशिप फर्म में होगा क्या उसके लिए भी वो लायबल रहेगा? अरे नहीं भाई, ये क्या बात हुई, वो 31 मार्च को चला गया, क्या इसके बाद भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी लायबिलिटी आती रहेगी उसके लिए भी वो लायबल रहेगा? बेटा ऐसा हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ हो सकता है। सुनो मेरी बात, सर ऐसा हो सकता है सिर्फ एक ही केस में। कौन सा केस? अगर उसने अपनी रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। सर क्या नहीं दिया? पब्लिक नोटिस। हाँ सर, पब्लिक नोटिस क्या होता है बेटा? उसको एक मान लो कि एक जैसे ऑफिशियल गैजेट होता है। अब मान लो कि उसको न्यूज़पेपर में बताना होता है कि भाई मैं इस पार्टनरशिप फर्म से जा रहा हूं, हाँ, मुझे अब इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर मत मानना। बिल्कुल सही सर, पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, बस इतना ध्यान रखेंगे, अनटिल अ पब्लिक नोटिस इज गिवन। तो अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो पब्लिक को तो यही लग रहा है ना कि वो भी पार्टनर है, हाँ, तो भाई पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी लायबिलिटी होगी इवन आफ्टर रिटायरमेंट वो लायबल रहेगा। मतलब 31 मार्च के बाद की भी लायबिलिटी के लिए वो लायबल रहेगा। अनफॉर्चुनेटली यस। तो इसीलिए पार्टनर का काम होता है कि अगर रिटायर हो रहा है तो पब्लिक नोटिस दे दे, नहीं तो बुरा होगा। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है सर। नाउ 27 अगेन इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला, क्या बोला? रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ेंगे। सर मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पार्टनर जा रहा है, हाँ ओके भाई, ठीक है सर, अगर कोई पार्टनर जा रहा है, यस, उसके पैसे पार्टनरशिप फर्म ने नहीं दिए, सर उसके पैसे पार्टनरशिप फर्म ने नहीं दिए, हाँ, तो आपको पता है कि हम उसके पैसे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? लोन अकाउंट में। ये सुनो सर, अगर पार्टनरशिप फर्म ने उसके पैसे नहीं दिए होते तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में, हाँ। अब मुझे बताओ, क्या उस लोन अकाउंट पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। हमेशा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा नहीं। अरे यही तो पॉइंट है सर, यही तो आप पढ़ के नहीं जाते। सुनो मेरी बात, क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर के इस लोन के अमाउंट पे इंटरेस्ट देना ही ना पड़े? हाँ सर हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर हो सकता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो सर, विद और विदाउट इंटरेस्ट एज अग्रीड, मतलब अगर एग्रीमेंट ही ऐसा हुआ था। अरे क्या बोला मैंने? अगर जो उन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसमें लिखा गया था कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, हाँ, तो उसके ड्यू अमाउंट पे पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। अगर ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, बात समझ में आ गई? अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर का पैसा देना है, हाँ, किस तरीके से देना है सर वो एग्रीमेंट में लिखा हो सकता है लिखा हो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो इंस्टॉलमेंट में करेंगे, लिखा हो लमसम में पे कर देंगे, एक ही बारी कर देंगे, इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे, इंटरेस्ट के साथ कर देंगे, बिना इंटरेस्ट के करेंगे। सर ऐसा भी हो सकता है कि बिना इंटरेस्ट के करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना, ये पॉइंट छोटी सी लाइन लिखी हुई है आपके बुक में और आप ध्यान नहीं देते। अब आते हैं बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज आपका पॉइंट नंबर 28, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं जो भी आपको ये पॉइंट पढ़ाया, कौन सा पॉइंट नंबर 27 और 28, ये रिटायरमेंट और डेथ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि आपके बुक में ही लिखा हुआ है आउट गोइंग पार्टनर। क्या लिखा है सर? आउट गोइंग पार्टनर। बेटा आउट गोइंग पार्टनर का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर या तो रिटायर हो गया या जिस पार्टनर की डेथ हो गई, दोनों ही आउट गोइंग पार्टनर होते हैं, राइट। तो 27 तो 28 दोनों आपके रिटायरमेंट और डेथ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऑल राइट सर। अब आते हैं सर पॉइंट नंबर 28 पे, सेक्शन 37। तो सबसे पहले ये बात आपको समझनी है कि सेक्शन 37 जो है, जो आपको मैं बार बार पढ़ा रहा हूं, हर मॉक टेस्ट में पढ़ाया मैंने, जितने भी आपको 3 मॉक टेस्ट करवाए अभी तक, तीनों में सेक्शन 37 का क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता है। ठीक है, देखो सेक्शन 37 सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 27 पॉइंट मैंने यहीं पे डाल दिया कि भाई अगर एग्रीमेंट है तो फिर तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है फिर हम क्या करेंगे सर? फिर हम सेक्शन 37 अप्लाई करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट।
अब सेक्शन 37 में दो चीजें लिखी हुई है, क्या कि आउटगोइंग पार्टनर के पास ऑप्शन होता है दो चीजों का। अगर पार्टनरशिप फर्म ने टाइम पे पेमेंट नहीं करी, सर टाइम पे पेमेंट करने का मतलब क्या होता है कि मान लो सर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट है 31 मार्च 2022 को, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है 31 मार्च 2022 को, दोनों ही केस यहाँ पे आएंगे। हाँ जी, आउटगोइंग लिखा हुआ है मतलब रिटायरमेंट और डेथ दोनों ही आएंगे। अगर 31 मार्च 2022 को किसी पार्टनर का रिटायरमेंट है या डेथ है, हाँ सर उसके पास अगर, और पार्टनरशिप फर्म ने 31 मार्च को पेमेंट नहीं करी, सर 31 मार्च को पेमेंट नहीं करी, हाँ सर अभी तक अगर पेमेंट नहीं करी है तो जितने दिन डिले होते रहेंगे सर उतने डिलेड दिनों के लिए पार्टनर को कुछ तो मिलना चाहिए ना भाई। सही बात है, पार्टनरशिप फर्म पैसा यूज कर रही है, रिटायरिंग पार्टनर का पैसा यूज कर रही है, डिसीज पार्टनर का पैसा यूज कर रही है, दे क्यों नहीं रही, तो उसको कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि भाई जितने भी डिले हो रहा है, जितना भी डिले हो रहा है उस डिले के लिए आपको मिलेगा इंटरेस्ट 6% पर एनम से। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये है कि मान लो अगर 31 मार्च को आपका ड्यू हो गया और पार्टनरशिप फर्म ने पेमेंट कब करी है सर, लेट्स से 31 दिसंबर को करी 2022 को, हाँ तो भाई ये जो 9 महीने बाद आप पेमेंट कर रहे हो उस पर आपको 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। सेकेंडली सर शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब इसका तो मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाया है, हाँ जी बिल्कुल करवाया है, मॉक टेस्ट में करवाया है, ठीक है देखो आओ आ जाओ सर। इसमें देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, इसमें क्या होता है, एक तो हो गया इंटरेस्ट, सेकंड है शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब इन 9 महीनों में आपने उस पार्टनर का पैसा यूज करके प्रॉफिट कमाया ना, हाँ तो उस प्रॉफिट का शेयर आपको देना पड़ेगा। सर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट कमाया उस 9 महीने में कमाया, बात समझ में आई। जब भी आप पेमेंट कर रहे हो, देखो जिस दिन अमाउंट ड्यू हो गया था, हाँ और जिस दिन आप उसको पे कर रहे हो, ड्यू से लेके पेमेंट तक जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, हाँ सर जो भी प्रॉफिट कमाया मल्टीप्लाई बाय आपने उसका कितना पैसा यूज किया, यस और नो, दैट इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, हाँ डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल पैसा कितना था। सर टोटल पैसा कैसे निकालेंगे, कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल बैलेंस, हाँ प्लस जो आपने रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज पार्टनर का पैसा यूज किया, तो ये पार्टनरशिप फर्म के पास टोटल पैसा था। ये सुनो, लेट्स से आपको बताया गया कि भाई पार्टनरशिप फर्म ने 1 लाख रुपए कमाए, तो 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है। अब जो भी डिसीज पार्टनर है या जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कितना अमाउंट ड्यू था, लेट्स से सर उसका 2 लाख रुपए ड्यू था, क्या था 2 लाख रुपए ड्यू था, डिवाइडेड बाय सर डिवाइडेड बाय टोटल कितना पैसा आपके पास था। अब देखो सिंपल है, मान लो जो बाकी पार्टनर्स थे, लेट्स से 3 पार्टनर्स थे ए बी और सी था जो रिटायर हो गया या जिसकी डेथ हो गई, बाकी जो ए और बी है इनका कितना कैपिटल बैलेंस है दोनों का मिला के, सर मान लो दोनों का मिला के कितना है सर, दोनों का मिला के 4 लाख रुपए है सर, दोनों का मिला के 4 लाख रुपए है, ओके। और आपने डिसीज पार्टनर का या रिटायरिंग पार्टनर कितना पैसा यूज किया, 2 लाख, तो टोटल पैसे आपके पास 6 लाख रुपए थे। 6 लाख रुपए का यूज करके आपने 1 लाख रुपए कमाए, हाँ तो बेटा 2 लाख रुपए यूज करके कितना पैसा कमाया वो आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, इसके ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाँ जी दोनों में से जो भी आपकी चॉइस है, जो लेना चाहो वो ले सकते हो। आउटगोइंग पार्टनर की चॉइस होती है, दोनों में से जो वो लेना चाहे वो ले सकता है, ऑफ कोर्स जो दोनों में से हायर होगा वही वो लेगा, हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट, हाँ जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यस और नो। तो इसी के साथ हमारा सर रिटायरमेंट टू डेथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो जितने मैंने आपको कराई ये सारे इंपॉर्टेंट थे। देखो पॉइंट सिर्फ 4 थे लेकिन चारों में कितनी लंबी डिस्कशन थी, यस और नो, और चारों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट चैप्टर है हमारा, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और इसमें तो बेटा दुनिया भर की थ्योरी है, दुनिया भर की। हाँ वैसे तो मैंने अपने डिटेल रिव्यूज में करवा रखी है लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे वन शॉट कर रहे हैं, सारी थ्योरी एक ही साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं आपको फटाफट से इसको करवाऊंगा, आओ फटाफट से देखें। ऑल राइट, सो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, देखो सबसे पहली लाइन जो है ना दोस्तों, पहली लाइन मैंने ये लाइन पता नहीं शायद एनसीईआरटी में थी या कहाँ पे थी, बहुत ही सही लाइन है, अगेन एसर्शन के लिए परफेक्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म necessarily brings, ठीक है, brings in dissolution of the partnership. However, dissolution of partnership would not necessarily involve dissolution of firm. क्या लिखा है, आहा, ये सुनो ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है देखो, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई थिंक इसका डिफरेंस मैंने डाला हुआ है, हाँ डाला हुआ, ठीक है सर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मैं फटाफट से आपको बताता हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सिर्फ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है सर, पार्टनरशिप का मतलब होता है एग्रीमेंट।
सिर्फ एग्रीमेंट का डिसोल्यूशन होना सर, और एक होता है फर्म का डिसोल्यूशन होना। फर्म का डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस बंद हो गया, हाँ जी बिजनेस बंद हो गया। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब एग्रीमेंट खत्म हुआ है, पुराना बनेगा अब नया, पुराना एग्रीमेंट डिसॉल्व हुआ है, नया बनेगा। एडमिशन में, चेंज इन पीएसआर में, रिटायरमेंट में, डेथ में, यही तो होता है कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म और अब नई पार्टनरशिप बन रही है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? बिजनेस बंद होना। हाँ, तो क्या लिखा है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब होता है तो ऑब्वियस सी बात है पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो गया, एग्रीमेंट पूरा का पूरा खत्म हो गया। हाँ भाई, फर्म का डिसोल्यूशन ये बड़ा है ना, देखो 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 सर, ये फर्म का डिसोल्यूशन है, थोड़ा साइंस पढ़ेंगे, ये गोल चक्कर। हाँ, और इसके अंदर ही तो आएगा क्या सर? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यस और नो? राइट। तो बात इसलिए क्या लिखा है इसने कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो पार्टनरशिप तो हो ही जाएगी डिसॉल्व, लेकिन हाउएवर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वुड नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि फर्म का भी डिसोल्यूशन हो रहा है? हाँ नहीं, ठीक है, सिंपल सी लाइन थी। आ जाओ उसके बाद इंपॉर्टेंट, सर ये है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ बेटा, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, कैसे कैसे और क्यों क्यों फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, हाँ जी वो पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले एग्रीमेंट से हो सकता है, आपका मन कर रहा है बंद करने का, कर दो ना ये सुनो भाई, अगर आपने एग्रीमेंट कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, या आपने डिसाइड कर लिया कि यार अब नहीं हो रहा, बस हमसे नहीं कमाया जा रहा पैसा, या हमने ज्यादा ही पैसा कमा लिया, बस और नहीं काम करना, तो बंद कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल। अ फर्म विल बी डिसॉल्व इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है सर, जो भी आपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, हाँ जी जो भी आपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, हो सकता है आपने लिख दिया हो कि यार बस अब नहीं हो रहा काम, ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने बोल दिया कि बंद कर दो, बंद कर देंगे, सिंपल सी बात, एग्रीमेंट में लिख दिया, खत्म। ओके, नेक्स्ट कंपल्सरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी नहीं चलेगी, बंद हो ही जाएगा, ठीक है, आपके मन की नहीं चलेगी बेटा, कंपल्सरली बंद हो जाएगा। कैसे होता है? सबसे पहले ध्यान से सुनो सर। सबसे पहला केस क्या है? पहला केस है कि सुनो यार, अगर 5 पार्टनर थे, हाँ, या तो पांचों के पांचों ही इंसॉल्वेंट हो गए या 4 इंसॉल्वेंट हो गए। अगर मुझे बताओ 5 में से अगर 4 इंसॉल्वेंट हो गए, कंगाल हो गए बिल्कुल, तो एक अकेला पार्टनर तो पार्टनरशिप फर्म में नहीं बन सकता ना भाई। पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए 2 पार्टनर चाहिए। हाँ, तो क्या लिखा है? व्हेन ऑल द पार्टनर्स, या तो सारे पार्टनर्स कंगाल हो गए, ठीक है, और ऑल एक्सेप्टिंग वन, सिर्फ एक ही बचा है, तो बेटा तू सोल प्रोप्राइटरशिप में जा, पार्टनरशिप नहीं है तेरी, ठीक है सर, बिकम्स इनसॉल्वेंट और अनसाउंड माइंड। ओ माय गॉड सर, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गए या फिर मेंटली इनकेपेबल हो गए हैं, तो वो आप बिजनेस में नहीं कर सकते हो, बिजनेस बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड सर, अगर बिजनेस ही अनलॉफुल या इलीगल हो गया सर, आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे थे, अब कानून ने बोल दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल, और अब भी एग्जांपल आया क्या सर? दिल्ली में, सर दिल्ली में जो आपके जो टैक्सीज होती हैं बाइक वाली, 2 व्हीलर टैक्सीज, भाई वो बैन कर दिए। जो आपकी ओला, उबर, रैपिडो वगैरह चलती थी, है ना, बाइक वाली, सर वो बंद कर दी है। हाँ, वो बंद कर दी है। तो क्या वो बिजनेस अब अनलॉफुल हो चुका है? अगर वो बिजनेस अभी भी कंटिन्यू करेंगे तो गलत है ना वो? हाँ गलत है ना, हाँ लीगल नहीं है, इलीगल हो जाएगा वो। बात समझ? तो अगर कोई बिजनेस अब अनलॉफुल हो चुका है, आप कोई बिजनेस कर रहे थे, वो अनलॉफुल है या इलीगल हो चुका है, बंद करो रे, ठीक है सर। नेक्स्ट, व्हेन ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्टिंग वन डिसाइड टू रिटायर सर 5 पार्टनर्स थे, हाँ, 4 पार्टनर्स ने बोला कि हम जा रहे हैं, बाय बाय, हम जा रहे हैं सर, नोटिस दे दिया, पब्लिक नोटिस, सब कुछ दे दिया। हाँ, तो बेटा अब अकेला पार्टनर बचा हुआ है, क्या वो पार्टनरशिप फर्म है? नहीं, अरे बंद हो गई ना। हाँ सर बंद हो गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट सर, ओहो सर, अगर 5 पार्टनर थे और 4 निकल लिए बेटा, हाँ परमानेंटली, यस, भगवान के पास चले गए, अब अकेला पार्टनर तो पार्टनरशिप हम नहीं, राइट, अगेन सेम बात। तो बहुत ही सिंपल कि 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े सर। अगर सारे ही पार्टनर्स या एक्सेप्ट सिर्फ एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे या तो इंसॉल्वेंट हो जाए, हाँ, अनसाउंड माइंड के हो जाए, हाँ, या रिटायर हो जाए, हाँ, या उनकी डेथ हो जाए, सर नहीं कर सकते, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी, या फिर आपका बिजनेस ही इलीगल हो चुका है। सेकेंड, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ ऐसा हो गया है, कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना बेटा, वो आप मिस कर देते हो। सर क्या है, मैं आपको बताता हूं। इफ अ फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व्ड ऑन हैपनिंग ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट सो प्रोवाइड्स। ये कोई पढ़ता ही नहीं है, हाँ, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके मॉक टेस्ट में दिए भी थे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में भी दिया था मैंने, बेटा अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं। सर जैसे आपका पहला सुनो, एक मैं आपको पॉइंट समझाता हूं, जैसे ये है ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर।
मैंने आपके एसोसिएशन रीजन में दिया था, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, सर मतलब अगर किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व। सर ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। सर मतलब भाई हमारे बीच में जो दोस्ती है वो इतनी ज्यादा गहरी है कि हमने एग्रीमेंट में लिख दिया कि हम में से अगर कोई भी चला गया ना, राइट, तो हम बिजनेस नहीं करेंगे बेटा, हम बिजनेस बंद कर देंगे, लिख दिया ना एग्रीमेंट में। तो अगर पार्टनर की डेथ हो गई, किसी भी एक पार्टनर की, 5 पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ हो गई, तब भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ये सुनो, क्या ये कंपलसरी डिसोल्यूशन है? नहीं, कंपलसरी तब होता जब या तो 5 के 5 निकल लिए या 5 में से 4 निकल लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी एक ही पार्टनर की डेथ हुई है, बाकी 4 बिजनेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट में लिखवा दिया था कि भाई ऐसा है, सुनो अगर एक भी पार्टनर गया तो पार्टनरशिप फर्म बंद, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, लेकिन कब? इफ द एग्रीमेंट सो प्रोवाइड्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बात समझ में आ गई? ओके सर। सेकंड, उसके बाद इफ द पार्टनरशिप वाज फॉर्म फॉर अ फिक्स पीरियड और वो एक्सपायर हो गया। अगर आपने एग्रीमेंट में लिख दिया था कि भाई हम ये पार्टनरशिप कर रहे हैं सिर्फ 5 सालों के लिए, हाँ सर 5 सालों के लिए, 5 साल खत्म, बस बिजनेस खत्म, है ना। हमने क्या बोला, बस 5 साल काम करेंगे, 5 साल में $50 मिलियन कमाएंगे और बिजनेस बंद कर देंगे, हो गए 5 साल, हाँ अकाउंट में कितने हैं बेटा, $0.05 मिलियन, फिर भी बिजनेस बंद हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद इफ द पार्टनरशिप वाज फॉर्म टू कंप्लीट वन और मोर वेंचर्स, आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए एक पार्टनरशिप फर्म बनाई थी। सर कैसा प्रोजेक्ट? मान लो बेटा अभी आपको पता है कश्मीर में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है कि अभी कुछ कश्मीर में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, हाँ, तो आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई कि भाई ये प्रोजेक्ट हमको ही चाहिए, हमको ही चाहिए, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हाँ जी से खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब भाई सिंपल सी बात है, आपने सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, प्रोजेक्ट खत्म, बिजनेस खत्म, ठीक है। और लास्ट, इफ वन ऑफ द पार्टनर्स इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, अगेन सर क्या लिखा हुआ है, अगर एक भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया या अनसाउंड माइंड का हो गया तो पार्टनरशिप हम बंद हो जाएगी। सर लेकिन अभी तो हम ऊपर पढ़कर आए हैं कि सारे पार्टनर्स होंगे तभी होगा। मैंने क्या बोला, अगर एग्रीमेंट में आपने ऐसा लिखा है, अगर एग्रीमेंट में लिख दिया ये सर इफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट सो प्रोवाइड्स, तभी यहां पे ऐसा होगा कि अगर एक भी पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो गया तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ऑल राइट, इंपॉर्टेंट आई गेस मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद नोटिस, अरे सिंपल है कि भाई अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म, अगर कौन सी पार्टनरशिप फर्म है, एट विल वाली। सर एट विल का मतलब क्या है, मर्जी से आए थे मर्जी से जाएंगे, हाँ, तो अगर किसी पार्टनर ने नोटिस दे दिया कि चलो रे बंद करके चलते हैं तो बंद हो जाएगी। सिंपल, ये सर, अरे विल में यही होता है कि अगर कोई पार्टनर बोल रहा है मैं जा रहा हूं तो जा भाई जा, कोई रोकने वाला नहीं है। पार्टनर बोल रहा है बंद करते हैं, बंद कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात समझ में आ गई? तो एट विल में क्या होता है सर, एट विल में हो सकता है अगर एक पार्टनर नोटिस दे दे इन राइटिंग कि चलो बंद करके चलते हैं तो चलो भाई। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। और लास्ट आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगेन इंपॉर्टेंट, हाँ सर कोर्ट कब बोल सकते हैं डिसोल्यूशन? अब यहां पे ना कुछ बच्चों को लगता है कि कोर्ट खुद आएगा आपकी फॉर्म में कि बंद करो रे, नहीं भाई, जब तक पार्टनर सू नहीं करता, अरे मतलब जब तक पार्टनर केस नहीं करता, हाँ, तब तक कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता वैसे तो। बात समझ में आ गई? तो देखो मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली लिख दिया है, अ कोर्ट में ऑर्डर अ पार्टनरशिप फॉर्म टू बी डिसॉल्व्ड, हाँ जी, एट द स्यू ऑफ अ पार्टनर, मतलब जब पार्टनर केस करता है, यहाँ पे स्यू को क्या बोलते हैं बेटा, केस, राइट। अगर पार्टनर ने केस किया है तो ऐसा होता है। तो अगर मान लो पार्टनर ने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में अपील कर दी, कुछ भी है, सर क्यों कर रहा है? सबसे पहले लेट्स से कि अगर कोई पार्टनर क्या हो चुका है, अनसाउंड माइंड का हो चुका है, व्हेन अ पार्टनर और पार्टनर्स बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। 5 पार्टनर, अच्छा ठीक है, एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, हाँ, आपने एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखवाया था कि अगर एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाएगा तो बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो वो वाला केस चला गया, हाँ ठीक है। अब 5 में से एक ही पार्टनर हुआ है अनसाउंड माइंड का, तो कंपलसरी डिसोल्यूशन तो नहीं है, हाँ, लेकिन अब बाकी पार्टनर्स चाहते हैं कि नहीं यार अब हम बिजनेस नहीं कर रहे, राइट। और जो अनसाउंड माइंड का पार्टनर है वो रिटायर होना भी नहीं चाहता, वो जाना भी नहीं चाहता, तो कोई भी पार्टनर कोर्ट में जाके केस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है कि भाई ये हमारी फर्म बंद करवाओ रे, यस नो, तो फर्म बंद हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो चुका है या फिर वो परमानेंटली इनकेपेबल हो चुका है, सर या तो अनसाउंड माइंड का हो गया या कोई पार्टनर क्या हो चुका है, परमानेंटली इनकेपेबल, मे बी उसका कोई एक्सीडेंट हो चुका है या कुछ भी हो चुका है, अब वो कुछ भी काम करने के केपेबल नहीं बचा है अनफॉर्चुनेटली, तो भी कोई भी पार्टनर कोर्ट में क्या जाके बोल सकता है कि यार प्लीज हमारी फर्म बंद करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है कि भाई अगर किसी पार्टनर को लग रहा है कि बंद करो रे बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है, अगर किसी पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि सुनो हमारा बिजनेस अगर चलता रहा तो जितने पैसे जेब में वो भी चले जाएंगे, मतलब वेयर बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट लॉस, प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता,
लेकिन फिर भी बाकी पार्टनर लगे पड़े हैं, तो एक पार्टनर जाएगा कोर्ट में कि प्लीज हमारा बिजनेस बंद करवा दीजिए, नहीं तो सब डूब जाएंगे, तो फिर भी आपका बिजनेस बंद हो सकता है। ठीक है, अगर कोई पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, सर मतलब उसने कुछ ऐसे एक्शंस करे हैं जो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में आते हैं। अब मैं यहाँ पे लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट में बहुत सारी चीजें आ सकती है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से किसी ने कोई भी ड्रग्स कंज्यूम करके, अल्कोहल कंज्यूम करके कुछ भी किसी के साथ कुछ मिसबिहेव किया या कुछ तोड़ फाड़ कर दी, कुछ भी कर दिया, तो वो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है। हाँ ठीक है, तो कोई पार्टनर बोल सकता है कि भाई अब मुझे इस बिजनेस में काम नहीं करना है, प्लीज ये बिजनेस डिसॉल्व करवा दीजिए। सारे पार्टनर्स उसके लिए एग्री हो सकते हैं, जो भी है। देखो आपको अब इसमें ना ये लॉ की चीजें हैं, लॉ में लिखी हुई हैं, तो हम इसमें बहुत डीप नहीं जा सकते हैं, चीजें बहुत डीप में है, लेकिन हमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो उतना ही पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, और अब तो एग्जाम है भाई, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो अगर कोई पार्टनर क्या है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो भाई बस बिजनेस बंद करो, हो गया। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टनर जानबूझ के बार बार एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है, परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच, मतलब बार बार क्या कर रहा है, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो मान नहीं रहा। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पार्टनर का एग्रीमेंट, कोई नया पार्टनर, फॉर एग्जांपल मान लो आपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी नए इंसान का एडमिशन तभी होगा जब सारे पार्टनर एग्री करेंगे। हाँ, अब मान लो सारे पार्टनर एग्री नहीं कर रहे, लेकिन एक पार्टनर ऐसा है कि वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है, वो कह रहा है नहीं इसको बनाओ पार्टनर, बनाओ इसको पार्टनर, जैसे नो, तो मतलब जो चीजें आपने एग्रीमेंट में लिखी है वो मान नहीं रहा है, बार बार उसको ब्रीच कर रहा है, तो भी आप जाके कोर्ट में क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि मेरा भाई ये बिजनेस बंद करवाओ। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी पार्टनर ने अपना पूरा इंटरेस्ट, होल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, मान लो अगर मैं पार्टनर हूं, हाँ सर हाँ, अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरा जो पार्टनरशिप फर्म में जो भी शेयर था, कुछ भी था, मैंने अगर वो शेयर सर किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ओके ठीक है, किसी भी फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया, अपने पेरेंट्स को कर दिया, भाई बहन जो भी है, आपको कर दिया यार, हाँ ठीक है। अब बाकी पार्टनर्स को ये पसंद नहीं आया कि यार ऐसे कैसे तुम किसी को भी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो, गलत बात है, तो क्या हो सकता है सर, तो वो अगेन आपका डिसोल्यूशन हो सकता है कोर्ट में जाके। ठीक है, और व्हेन ऑन एनी ग्राउंड द कोर्ट्स रिगार्ड डिसोल्यूशन टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, अगर कोर्ट को लगता है, अगर मान लो पार्टनर किसी भी और रीजन की वजह से चला गया, पार्टनर किसी भी और रीजन से क्या चला गया सर, कोर्ट में चला गया, और कोर्ट को लगता है कि बात सही है, बंद कर देना चाहिए, तो बंद कर देंगे। अब पॉइंट्स बहुत सारे हैं, याद आप कर नहीं सकते, पढ़ लेना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो आप कर लेना इसको। ठीक है, आ सकता है कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाए कि बताओ कोर्ट से डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है 3 मार्क्स में, कुछ नहीं पता आपको, तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, और मैंने आपको एक एक पॉइंट ढंग से समझा दिया है। सर नेक्स्ट आपका आता है बेटा डिफरेंस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में, अगेन इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, मैंने मॉक टेस्ट 3 में दिया भी था, और आपको बेसिस के अकॉर्डिंग याद करना पड़ेगा। ये आपकी 5th क्लास या 8th क्लास नहीं है कि 5 दे रखे हैं तो कोई भी 3 याद कर लो, नहीं, सारे बेसिस के अकॉर्डिंग आपको याद करना पड़ेगा, और बहुत आसान है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप में बहुत डिफरेंस होता है, हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहला टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का टर्मिनेशन मतलब बिजनेस बंद होना। जब आपके डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, सर क्या होता है, फर्म का डिसोल्यूशन, उस केस में बिजनेस बंद होता है बेटा। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन से बिजनेस बंद नहीं होता है, सिर्फ पुराना एग्रीमेंट खत्म हुआ है, नया एग्रीमेंट आ गया, बिजनेस चल रहा है, हाँ सर बिजनेस चल रहा है। सेकंड, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हमने डिसोल्यूशन में क्या पढ़ा है, एसेट बेचेंगे, लायबिलिटी को पे करेंगे, लेकिन ये आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नहीं होता है। वहां पे थोड़ी मैं किसी के एडमिशन से, किसी के रिटायरमेंट पे मैं अपने एसेट को बेच रहा हूं, नहीं, वहां पे बस रीवैल्यूएशन होता है। सर क्या होता है, रीवैल्यूएशन, बात समझ में आ गई। सर कोर्ट का इंटरवेंशन, अभी हमने पढ़ा कि फर्म के डिसोल्यूशन पे कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप का जब डिसोल्यूशन होता है, देखो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, हाँ। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नहीं, नया, पुराना एग्रीमेंट खत्म और नया एग्रीमेंट आपका बन रहा है, राइट, उसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां पे कोर्ट इंटरवीन क्यों करेगा, सब कुछ तो मेरी मर्जी से हो रहा है, यस और नो, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वही हो रहा है, कोर्ट का इंटरवेंशन यहां पे बिल्कुल भी नहीं होता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप मतलब बिजनेस के रिलेशनशिप्स, अब क्योंकि फर्म ही बंद हो गई है तो पार्टनर्स के बीच में जो बिजनेस रिलेशन होता है, जो इकोनॉमिक रिलेशन होता है वो खत्म हो जाता है। हाँ, यहां पे ऐसा नहीं होता है भाई, यहां तो पार्टनर्स हैं अभी, हाँ, बस उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, यस और नो, चेंजेस आ चुके हैं क्योंकि आपने एग्रीमेंट चेंज करा है, लेकिन भाई इकोनॉमिक रिलेशनशिप तो है ही। क्लोजर ऑफ बुक्स, आपको पता है जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बुक्स बंद हो जाती है, यस सर, लेकिन पार्टनरशिप के केस में थोड़ी होती है, यस और नो, वो तो चल रहा है। ठीक है, यही 5 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं और 5 के 5 मैंने आपको समझा दिए। अब आते हैं फटाफट से सेक्शन 48 पे, अरे बस खत्म होने वाला, ओए 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 ओए, मैंने सोचा था कि 1 घंटे तक इसको खत्म करेंगे, आई गेस हम अपने टारगेट को शायद से अचीव करेंगे। आओ फटाफट से सेक्शन 48, अगेन इंपॉर्टेंट।
सर सेक्शन 48 में क्या लिखा है बेटा? सेक्शन 48 में जो मेन बात लिखी है वही हम कवर कर रहे हैं। सर सेक्शन 48 में ये लिखा है कि आप अपने एसेट्स को किस तरीके से अप्लाई करोगे, विच मींस डिसोल्यूशन में क्या होता है, एसेट बेचो, लायबिलिटी को पे करो। हाँ, तो भाई एसेट बेचने से मेरे को लायबिलिटी पे तो करनी है, लेकिन पहले किसको पैसे मिलेंगे? अरे आपके फर्म के बाद बहुत सारे लोग खड़े हैं। एक वो लोग खड़े हैं जो बाहर वाले हैं, आउटसाइड लायबिलिटी। एक खड़े हैं अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, एक पार्टनर खुद कैपिटल का बैलेंस लेके खड़ा हुआ है। सर किसको पहले पैसा मिलेगा? क्या पार्टनर को मिलेगा? नहीं सर, सबसे पहले बाहर वालों को मिलेगा। अगर आपने बाहर वालों से पैसा ले रखा है तो बेटा पहले हमेशा उसी को मिलता है। हाँ जी, पहले उसको मिलता है। तो देखो क्या लिखा है, एसेट्स ऑफ द फर्म आपको कैसे कंट्रीब्यूट करना है, इन पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज। सबसे पहले हम एसेट्स को यूज करेंगे बाहर वालों को पे करने के लिए, और यही रीजन है कि मैं हमेशा पहले क्या बनाता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में मैं बाहर वालों को पे करता हूं। हाँ, और यहां पे एक एनसीईआरटी में एक पॉइंट गिवन है, क्या सर, कि बाहर वाले भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एक होते हैं अनसिक्योर्ड। देखो वैसे तो आपकी ज्यादा कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है और पिछले साल से मैंने ये एक लेसन लिया है कि मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन करवाऊंगा, ठीक है, तो मैं आपको करवा रहा हूं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर पेड फर्स्ट। क्या मतलब होता है? देखो आपको पता है कि लेट्स से आपने बैंक से लोन लिया, हाँ, और आपने अपनी कोई सिक्योरिटी दी है, आपने अपना कोई एसेट एज अ कोलेटरल दिया है, हाँ, तो वो होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्योंकि आपने अपना कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी दी है। एक होते हैं अनसिक्योर्ड, जैसे आपने कहीं से सामान उधार पे लिया क्रेडिटर से, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, हाँ, तो जो आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है पहले उनको पैसे दिए जाते हैं और अनसिक्योर्ड को बाद में, बस इतना ही ध्यान रखेंगे, राइट। तो सिक्योर्ड वालों को पहले और अनसिक्योर्ड को बाद में। हाँ, जब आपने बाहर वालों को पैसा दे दिया, अब उसके बाद पार्टनर के लोन की बारी होती है। सर किसकी बारी होती है? पार्टनर के लोन की, बिल्कुल सही, राइट, पार्टनर के लोन को देंगे। इन केस क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो पार्टनर के दो लोन है, लेट्स से ए और बी, हाँ, ये ए और बी के लोन है, पार्टनर के लोन है। सर कितने कितने? लेट्स से 1 लाख और 2 लाख, ओके। लेकिन सर आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब 50,000 रुपए बचे। भाई अगर पार्टनरशिप हम बंद हो रही है तो उसका एक रीजन ये हो सकता है ना कि आपके पास पैसे ही नहीं है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब आपके पास पार्टनर के लोन को देने के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ 50,000 रुपए बचे हुए हैं, तो क्या करेंगे? क्या मैं ए को दे दूं 50,000? नहीं सर, हमेशा क्या करना है, प्रोपोर्शनेटली पे करना है। रेशियो निकाली 1:2, हाँ 50,000 1:2 में बांट देंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है मैंने बस उसको समझा दिया। क्या? इन केस द बैलेंस अमाउंट इज नॉट एडिक्वेट, आपके पास पैसा पूरा नहीं है, अच्छा, तो हम क्या करेंगे, दे आर टू बी पेड प्रोपोर्शनेटली। तो कोई भी लाइबिलिटी पार्टनर की हो, अगर आपके पास देने के लिए पूरे पैसे नहीं है तो हमेशा प्रोपोर्शनेटली ही पे होता है। और पार्टनर का लोन देने के बाद हम क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस को क्लियर करते हैं। यस और नो सर? ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल सही। और उसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो पार्टनर को दे दो इन द पीएसआर। तो यहां पे 4 चीजें, पहला बाहर वालों को पे करो, बाहर वालों में भी पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। सेकेंडली पार्टनर के लोन को पे करो, तीसरा पार्टनर के कैपिटल को पे करो, और चौथा फिर भी पैसा बच जाए तो फिर पीएसआर में बांट दो, ठीक है सर। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। अरे सर लास्ट पॉइंट पे आ जाओ सर। 33rd पॉइंट क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट्स। अरे सेक्शन 49 सर क्या है, सेक्शन याद करने हैं बेटा, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, कुछ पता नहीं है सीबीएसई का, ज्यादा सेक्शन नहीं है, 4-5 सेक्शन है, सेक्शन 4, 31, 48, 49, या इस जगह पढ़ लेना, ठीक है सर। सबसे पहले, ठीक है, मैं आप इसको छोड़ो, मैं आपको फटाफट से इसका समरी बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज है। देखो होता क्या है कि आपको पता है पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, करेक्ट है, कि पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स यूज करने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी पे करने के लिए, करेक्ट। अब सुनो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फर्म की, जो फर्म की प्रॉपर्टी है, जो फर्म के एसेट्स है, हाँ, तो वो क्या होंगे सर, फर्म की प्रॉपर्टी हमेशा पहले फर्म की लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज होगी, हाँ, और उसके बाद जो एंड में पैसे बच जाते हैं वो हम पार्टनर को दे देते हैं। पार्टनर उन पैसों का क्या करें वो उनकी मर्जी है, अपनी लाइबिलिटी को पे करें जो मर्जी करें। तो मैंने क्या बोला, जो सर फर्म की प्रॉपर्टी होती है, फर्म्स प्रॉपर्टी, उसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता कि भाई फर्म की प्रॉपर्टी हमेशा सर हमेशा पहले मैं किसके लिए यूज करूंगा, पहले मैं फर्म की लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज करूंगा, हाँ ऑल राइट। और उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे वो हम पार्टनर को दे देंगे, पार्टनर उससे अपनी लाइबिलिटी पे करे जो मर्जी करे, हाँ ये तो आसान है। जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि जो पर्सनल एसेट्स होते हैं सर, पार्टनर के पर्सनल एसेट्स होते हैं, हाँ, उसको किस तरीके से यूज करते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जो आपके पार्टनर के पर्सनल एसेट्स होते हैं,
क्या वो पहले फर्म की लायबिलिटी को पे करेगा या अगर उसकी खुद की कोई लायबिलिटी है उसको पे करेगा? जैसे मान लो फर्म ने कोई होम लोन ले रखा है, ओ सॉरी पार्टनर ने कोई होम लोन ले रखा है, हाँ, तो भाई पहले वो अपने होम लोन के लिए पैसे निकालेगा या फर्म को दे देगा? बेटा हमेशा पार्टनर अपनी पहले खुद की लायबिलिटी के लिए पैसे निकालेगा, और अगर उसके बाद भी उसके पास कुछ पैसा बच जाता है फिर वो फर्म की लायबिलिटी को पे करता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैंने कि अगर फर्म की प्रॉपर्टी है, जो फर्म के एसेट्स हैं, वो तो पहले हम फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज करेंगे, पैसा एंड में बच गया तो पार्टनर में बांट देंगे, ठीक है। सेकेंडली अगर जो हम बात कर रहे हैं पार्टनर के पर्सनल एसेट्स की, तो पार्टनर के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो पहले वो यूज करेगा अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए। बेटा पहले खुद का तो देख ले, हाँ, फिर जो पैसे बच जाते हैं वो फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज करेगा। अच्छा ठीक है, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब मैं पार्टनर के पर्सनल एसेट्स की बात कर रहा हूं तो इसमें ना तो उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, ना उसके स्पाउस की मतलब हस्बैंड वाइफ की, ना बच्चों की, किसी की और किसी भी रिलेशंस की प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर सकते। जो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, जिसका वो ओनर है, सिर्फ वही प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सर हमारा पूरे पार्टनरशिप की थ्योरी यहां पे कंप्लीट होती है। आई गेस हमने 1 घंटे के अंदर कर लिया ना, वाह, राइट। मैंने आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करे। हाँ, अगर आप इतनी थ्योरी कर लोगे आई एम वेरी श्योर कि थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके और नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सच बता रहा हूं मैंने इन नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत करी है। आपको इसमें कुछ नए पॉइंट्स भी दिखे होंगे जो आपकी टीएस और डीके में नहीं होंगे। ऐसे ही मैं आपको थर्ड बुक का भी करवा दूंगा, सेकंड बुक का भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का है। लेकिन आपको मेरा एक काम जरूर करना है कि जितना हो सके अब इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ही करना है, ठीक है। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताओगे कि क्या 1 घंटे में आपका पूरा का पूरा जो पूरी पार्टनरशिप की थ्योरी है वो रिवाइज होगी अच्छे से। वीडियो को लाइक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, करना पड़ेगा, करो उसको, ठीक है, राइट, ओके। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ऐसे आपको अगले कुछ दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली है जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। यस नो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।